Hello students, welcome back to day 11 of CTET paper 2 preparation by शिक्षा इन्फिनिटी क्लासेस। हमारा जो फंडा है वो बिल्कुल क्लियर है। 15 क्वेश्चंस डेली का प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट के पेपर में आते हैं, सीटेट पेपर 2 के, जो 6 to 8th या 10th क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रैक्टिस। तो स्टार्ट होता है पार्ट 1 से। सीटेट के पेपर में पहले आता है पार्ट 1, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CDP भी कहते हैं। तो क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक जो होते हैं वो इसी पे डिपेंड होते हैं, ये सब्जेक्ट है, इस पर डिपेंड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नूर अपना टिफ़िन लाना भूल गई है और तान्या से कहती है कि तुम्हें अपना टिफ़िन मुझे शेयर करना चाहिए क्योंकि मैंने कल तुम्हें अपना टिफ़िन शेयर किया था। तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लॉरेंस कोलबर्ग की कौन सी थ्योरी है, मतलब थ्योरी है जो मोरल डेवलपमेंट की नूर की स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करती है, कौन सा ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करती है और कौन सी स्टेज रिप्रेजेंटेशन करती है। तो पहला ऑप्शन है लॉ ऑर्डर का है, पोस्ट कन्वेंशनल, सेकंड ओबीडियंस, प्री कन्वेंशनल, थर्ड बीइंग नाइस या कन्वेंशनल, फोर्थ है एक्सचेंज और कन्वेंशनल। तो ये एक्सचेंज का पार्ट है और कन्वेंशनल का पार्ट है और एक्सचेंज इसमें दिखाया गया है। और कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है, इसमें एक पर्सनल और एक सोसाइटल रिलेशनशिप बनता है। जो कोलबर्ग की थ्योरी है उसमें ये दिखाया गया था, उसमें ये बताया था कि एक पर्सनल और सोसाइटल रिलेशनशिप बनता है। तो जो बच्चे होते हैं वो एज अ रूल इसको एक्सेप्ट करते हैं कि आज उसने मेरी हेल्प करी या कल उसने मेरी हेल्प करी थी, आज वो मेरी हेल्प करे या मैं उसकी हेल्प करूँगी। सेकेंड क्वेश्चन है, वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स डीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटी आर रेफर टू एज। अलग अलग बिलीफ रखना, मान्यताएं रखना, अलग अलग जो लिंग हैं, जैसे कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, मेल फीमेल है, उनके काम के लिए अलग अलग मान्यताएं रखना, ये क्या होती हैं? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर का रोल होता है, जेंडर की आइडेंटिटी होती है या फिर जेंडर का स्टीरियोटाइप होता है। तो ये जेंडर रूढ़िवादी होता है, यानी कि पुरानी सोच जो होती है कि ये जेंडर नॉर्म्स हैं, जैसे कि इस काम के लिए यही बना है, ये करेक्टरिस्टिक इस काम के लिए है, तो ये लड़का ही करेगा, ये लड़की ही करेगी। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। जैसे कि वुमेन जो है वो घर का काम करेगी, मैन जो है बाहर का काम करेगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, रिसेंटली एक एफर्ट्स डाले गए कि करिकुलम में ऐसी स्टोरीज बनाई जाएंगी जहाँ पर फादर हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं और जो मदर है वो एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर रही हैं, साहसी कार्य। ये डालना इम्पॉर्टेंट क्यों था? फर्स्ट इसका ऑप्शन है कि ये जेंडर बायस को स्ट्रेंथ कर रहेगी और जेंडर में वो रखो, इसमें क्या कहते हैं, तुलना करो। इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की जो पुरानी सोच है जेंडर को लेके वो ख़त्म करो। या इट एम्स टू एनकरेज जेंडर कॉन्स्टेंसी की जेंडर कॉन्स्टेंसी जो है वो बरकरार रहेगी। या इट एम्स टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्या ये एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को इंक्रीज कर रहा है? तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड, कि ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को एलिमिनेट करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो जेंडर के रोल्स हैं वो डिपेंड नहीं होंगे कि ये लड़का है तो यही करेगा, लड़की है तो यही करेगी, कोई भी कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, जब अडल्ट्स सपोर्ट करते हैं बच्चों को ताकि उनका जो करेंट लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, इम्प्रूव हो जाए, एक्सटेंड हो जाए, इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं, या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, स्काफोल्डिंग कहते हैं, या इंटरसब्जेक्टिविटी कहते हैं। इसको कहते हैं स्काफोल्डिंग। सॉरी, कट हो गया थोड़ा सा, मैं इरेज कर देती हूँ। इसको कहते हैं स्कार्फ फोल्डिंग। इसमें क्या होता है, जब बच्चे बड़ों की हेल्प से थोड़ा सा वाइडर सोचने लगते हैं, ज़्यादा सोचने लगते हैं और उनको ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज हो जाती है, तो इसे कहते हैं स्कार्फ फोल्डिंग, की बड़ों ने हेल्प भी कर दी और बच्चे सीख भी रहे हैं उनकी हेल्प से।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, मानसिक विकास की, तो हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग क्या डेवलप होती हैं कब, ड्यूरिंग, कब होती हैं, हाइपोथेटिक हो गया कि काल्पनिक सोच, उसको कम करने की जो रीजनिंग है ये कब डेवलप होती है, सेंसरी मोटर स्टेज पे, प्री ऑपरेशनल स्टेज पे, या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे। तो इसका आंसर है 4। ये इस स्टेज पे कम होती है। इस स्टेज पे क्या होता है, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं इनकी थिंकिंग एबिलिटी थोड़ी सी सही हो जाती है, और ये 12 साल से स्टार्ट होती है, या फिर जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो वो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, टॉयज़ को रियल नहीं मानते, मतलब जो भी है कार्टून को रियल नहीं मानते, थोड़ा समझने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये काल्पनिक चीज़ों को वो रियल नहीं मानते, वो पहले मानते थे जब छोटे थे, 12 साल से छोटे बच्चे मानते हैं कि ये कार्टून आ रहा है, ये रियल है। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, तब वो इन चीज़ों को थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट वे में सोचने लगते हैं, ब्रॉडर वे में सोचने लगते हैं कि ये थोड़ा सा फेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अकॉर्डिंग टू डैश it is important to understand the social processes and influence of cultural context on children's thinking, कि जो सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रोसेसेस हैं, और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से बच्चों की थिंकिंग पर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और उनका ये अंडरस्टैंड करना, उनकी थिंकिंग को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा था और किसके थ्रू है ये? इसका है लीव वाइगोत्स्की। इसका आंसर है लीव वाइगोत्स्की ने कहा था। थर्ड आंसर है, वो क्या कहते थे कि जो लर्निंग है वो बहुत ही नेसेसरी है, यूनिवर्सल एस्पेक्ट है, इसमें कल्चरली सोशियली बच्चों की हर चीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए और हर चीज़ उनकी समझी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ड्राइंग इम्प्लीकेशंस फ्रॉम पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब जो पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसको हटा दो। टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8 इन द क्लासरूम शुड, तो जो 6 से 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ा रही हैं टीचर, उन्हें क्या करना चाहिए? ठीक है, फर्स्ट है डिस्करेज यूज़ ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेने, मना कर दे बच्चों को। सेकेंड है प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सोल्यूशन, वो चीज़ें प्रेजेंट करे, वो प्रॉब्लम्स प्रेजेंट करे जिसमें रीजनिंग है, रीजनिंग बेस्ड सोल्यूशंस हैं। थर्ड, यूज़ ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल्स, कुछ ऐसे ठोस मटेरियल्स यूज़ करे जो बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए वो ठोस मटेरियल यूज़ करे। या फिर फोर्थ, रिलाई सोलली ऑन प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, या वो सिलेबस पर ही डटी रहे कि यही करना है। तो इसका है साफ साफ सेकेंड आंसर कि लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन को, ऐसी प्रॉब्लम को प्रेजेंट करे। क्वेश्चन नंबर 8, वो प्रोसेस जब बच्चे हैबिट्स को डेवलप करते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं और कुछ वैल्यूज़ लाते हैं जिससे वो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, एक सोसाइटी के प्रोडक्टिव मेंबर बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? साफ साफ इसका आंसर उसे सोशलाइजेशन कहते हैं, और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आंसर दिख रहा है सोशलाइजेशन, बाकी सब एक्स्ट्रा है, उसमें कुछ मैच नहीं कर रहा है। Question number 9, as per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, what would be the characteristic of a person with logico-mathematical intelligence? उस पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी जिसमें लॉजिक लगाने का, मैथमेटिक्स में लॉजिक लगाने का इंटेलिजेंस है? ठीक है, तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है कि सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, रिदम्स एंड मीनिंग्स ऑफ वर्ड, ये तो मैथ्स का पार्ट ही नहीं है। सेकेंड है एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेटियल वर्ल्ड एक्यूरेटली, जो भी वर्ल्ड को वो देख रहा है उसको विजुअली एक्सेप्ट कर लेगा उसको। या फिर थर्ड है एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रिशिएट पिच, रिदम एंड एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेसिवनेस, तो ये भी मैथ से रिलेटेड नहीं है। लास्ट है सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, तो जो मैथमेटिक्स वाला बच्चा होगा या कोई भी होगा तो उसको एक तो पैटर्न्स डिटेक्ट करने का बड़ी अच्छी आदत होती है, और वो रीजनिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, अगर वो समझ भी जाते हैं मैथमेटिक्स की जो चीज़ें होती हैं। तो ये दिया गया है, इसका आंसर लास्ट वाला है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो रोल है वो ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या रोल है, और ये कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट बता रही है। फर्स्ट बता रही है कि द ओनली रीज़न फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इज हेरिडिटी, कि अगर हम किसी में डिफरेंस कर रहे हैं तो वो एक हेरिडिटी के बेसिस पे ही कर रहे हैं। सेकंड है कि एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, कि जो एनवायरमेंटल से हमें इन्फ्लुएंसिंग जो इन्फ्लुएंस करता है हमें आसपास का वातावरण, वो ही हमारे डेवलपमेंट के लिए अच्छा है और वही हमारी डेवलपमेंट को शेप देता है। थर्ड है नीदर हेरिडिटी नॉर एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट, ना ही हेरिडिटी ना ही डेवलप एनवायरनमेंट जो है हमारी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। लास्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं अपने अपने कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले में। तो ये लास्ट वाला आंसर है कि दोनों ही इक्वली रोल प्ले करते हैं अपना एक ह्यूमन की डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम एक समावेशी कक्षा में क्या। नंबर 1, knowledge is constructed by the learner. Second, knowledge is received passively by the learner. Third, knowledge is reproduced by the learner as it is. या फोर्थ है knowledge is recalled by the learner as per instructions of the teacher. तो फर्स्ट वाला सही लग रहा है, क्योंकि जो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होता है कि जो लर्नर है वो ही नॉलेज गेन कर रहा है और टीचर का जो एम है वो उसको मोटिवेशनल लर्निंग एनवायरनमेंट देना होता है। ठीक है, इससे ही लिंक बनता है एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम का। बाकी सब में जो लिखा है कि उसको पैसिवली मिलती है, दूर से मतलब एक्टिवली नहीं मिल रही, किसी और के थ्रू मिल रही है नॉलेज। और थर्ड में लिखा है कि वो एज इट इज़ लर्न कर रहा है, यही काम कर रहा है क्लास में आके रट्टू तोते वाला। थर्ड है कि नॉलेज जो है वो उसको एज पर इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि टीचर ने ऐसा कहा तो तू वही लर्न करेगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होता है, एक मोटिवेशनल लर्निंग एनवायरनमेंट टीचर बनाती है और तभी बच्चे लर्न करते हैं, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, CCE में क्या इंक्लूड होता है। सिर्फ FA ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेकंड है समेटिव असेसमेंट, या थर्ड है ना ही फॉर्मेशन और ना ही समेटिव असेसमेंट, या फोर्थ बोथ दोनों इंक्लूडेड है और इसमें वाइड वेराइटी है स्ट्रेटजीज की। तो ये फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट है, CCE में ये दोनों इंक्लूड होते हैं, FA एंड SA। प्रोजेक्ट वर्क, होमवर्क, क्लास टेस्ट, असाइनमेंट सब होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, एक स्टूडेंट है उसको आपकी क्लास में स्टूडेंट है उसको बोला जा रहा है कि सोशल ग्रुप में ना रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते हैं, एकेडमिक्स में जो बच्चे हैं वो पुअर हो जाते हैं। इस इम्पैक्ट को, इस स्टीरियोटाइप को दूर करने के लिए टीचर का पहला स्टेप क्या होना चाहिए। फर्स्ट है कि वो ऐसा जो कंसर्न है वो इग्नोर कर दे। सेकंड है कि वो एक कंपटीशन रखे स्टूडेंट्स का अलग अलग सोशल ग्रुप से। थर्ड ये है कि सजेस्ट करे बच्चों को कि छोड़ दो एकेडमिक्स और कुछ और ज्वाइन कर लो। या फोर्थ है कि ऐसी स्टोरीज प्रेजेंट करे, एग्जाम्पल दे रोल मॉडल्स का कि जो अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप से आए हैं और उन्होंने अच्छा टारगेट अचीव किया। तो इसका फोर्थ आंसर है। टीचर का पहला स्टेप ये होगा कि वो एग्जाम्पल दे और स्टोरीज़ सुनाए उनको, पुरानी या कोई भी स्टोरी बना के सुनाए कि सोशली भी अच्छे एकेडमिक्स में रिजल्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम और टीचर शुड, एक समावेशी कक्षा में टीचर को क्या होना चाहिए। फर्स्ट, बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, कि जितने बच्चे की क्षमता है उस अकॉर्डिंग ही उसमें लर्न करने का पोटेंशियल है। सेकंड, एक एटीट्यूड दिखाना चाहिए सिंपथी का, पिटी का, जो डिसेबल्ड लर्नर हैं उनको ऐसा कुछ सिंपथी देनी चाहिए। थर्ड है, और एक लेबल यूज़ करे, तुम हैंडीकैप्ड हो, तुम रिटार्टेड हो, ठीक है, ऐसे कैटेगराइज करे चिल्ड्रन को। या लास्ट फोर्थ है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को अटेंशन दे जो टैलेंटेड हो। तो इसका फर्स्ट वाला बिल्कुल ठीक है कि जो टीचर होगी उसको यही मानना चाहिए कि जो हर बच्चा है वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसके अंदर कैपेबिलिटी है काम करने की।
लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 15th। स्टूडेंट शोज़ द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम। बच्चा है वो ऐसे ऐसी चीज़ें शो कर रहा है। पहले उसको एंग्जाइटी है अराउंड रेंडिंग नहीं रीडिंग में एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है। और डिफ़िकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर को नहीं समझ पा रहा, वोकेबलरी स्किल्स उसकी पुअर है और वो चीज़ों को समझने में और याद करने में बहुत दिक्कत हो रही है उसको। तो ये क्या इंडिकेशन है कि वो कौन सा स्टूडेंट है, किस कैटेगरी का स्टूडेंट है। फर्स्ट है ऑटिस्टिक स्टूडेंट है। ऑटिस्टिक बच्चे वो होते हैं कि जो अलग तरीके का बिहेव करते हैं, ग्रुप्स में अलग बिहेवियर थोड़ा सा हटके होता है बच्चों का। क्रिएटिव स्टूडेंट तो नहीं है। थर्ड है अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी या फोर्थ अ स्टूडेंट विद मेंटल इम्पेयरमेंट। इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी का आंसर है क्योंकि इस सिचुएशन में बच्चों को जो चीज़ें हैं वो समझने में, रीड करने में, लर्न करने में दिक्कत आती है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती उन्हें किसी भी चीज़ से। तो ये है कि वो लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है। तो आज की क्लास यहीं ओवर हो रही है। जितने भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट पेपर 2 की, तो उनको आप ये वीडियो शेयर करें, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।